हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग को पढ़ना था क्या आज आगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न बेसिक सैलरी, पेंशन, एनुटी, बोनस, कमीशन, ये सब फुली टैक्सेबल होते हैं। सबसे पहले हमें इन सबको ऐड करना होता है। सेकंड नंबर पे बारी आती है किसकी, टैक्सेबल अलाउंसेस की। अलाउंसेस क्या होता है? एडिशनल पेमेंट जो कंपनी देती है किसको, अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है ना, क्योंकि उनका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अनकन्वेंशनल कंडीशन में रह के काम कर रहा है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी करती है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड जो होता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट, है ना, जो कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को, है ना, ड्यू टू देयर पोजीशन और डेजिग्नेशन ऐसा है, या पोजीशन ऐसा है, पोस्ट ऐसा है। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था थर्ड पॉइंट तक। आज हम लोग को स्टडी करना था क्या, द फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, और ये इंटरेस्ट क्रेडिट टू पीएफ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है कितने से ज्यादा, 12% से ज्यादा, तो क्या होगा, सैलरी में ऐड होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो अगर इंटरेस्ट कितने से ज्यादा अगर क्रेडिट करता है, 9.5% से ज्यादा, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट है ही नहीं इतना, लेकिन अगर इतने से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा तो आपकी सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। तो पीएफ को क्लियर करना है हम लोग को, तो चलते हैं पीएफ के पास, पीएफ को क्लियर करने के लिए। सो दिस वन, प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना। सो प्रोविडेंट फंड हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, हिंदी में तो इसको कहते हैं भविष्य निधि। और जब टैली में पेरोल पढ़ा था तो उसमें भी आप लोगों ने स्टडी किया था कि जब कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, काम करता है, जाहिर सी बात है अपना गोल्डन पीरियड, अपना लाइफ टाइम का जो मैक्सिमम जो टाइम होता है, जो प्रीमियम टाइम होता है, वो किसको दे देता है, वो कंपनी को दे देता है। किसको दे देता है, कंपनी को। तो ध्यान रहे, कंपनी को दे देता है। अब यहाँ पे है क्या कि 60 साल के बाद, आफ्टर 60 ईयर, कंपनी उनको क्या कर देती है, रिटायर कर देती है। कंपनी उनको क्या कर देती है, घर भेज देती है। तो जैसे 60 ईयर के बाद जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद तो उसे और पैसे की जरूरत होगी। क्या होगा, उसे और पैसे की जरूरत हो, वो पैसे आखिर में आगे की लाइफ वो कैसे काटेगा, आगे की लाइफ वो कैसे सरवाइव करेगा। तो उसके सर्वाइवल के लिए एम्प्लॉयर को ही सोचना होगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए बनाया गया एक एक्ट, दैट इज पीएफ एक्ट। अच्छा, ये पीएफ ऐसा नहीं है कि कंपनी का मन है बनाए, चाहे तो वो इसको मेंटेन करे, चाहे तो मेंटेन ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्ट है, कानून है, पीएफ एक्ट, जो कि क्या है, पूरे भारत में लागू होती है। तो जो भी कंपनी है ना, जो भी कंपनी है भारत में जो भी वर्क कर रही है, उसे इस पीएफ एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, और उसे अपने एम्प्लॉय की सैलरी से सर्टेन अमाउंट विड्रॉ मतलब काटना है, और अपने जेब से भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना है उसके पीएफ में हर महीना। और वो परसेंटेज कितना होता है, 12%। कितना परसेंट? जैसे आपकी सैलरी से 12% काटा, और एम्प्लॉयर ने भी अपनी जेब से कितना कंट्रीब्यूट किया, 12%। और ये जो 12% जो कटेगा, और इसी से फंड क्रिएट होगा। जैसे मान लिया आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 का 12% कितना हो, 1,200 रुपये आपकी सैलरी से काटेंगे, और एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से 1,200 देगा, टोटल मिला के 2,400 हुआ। तो हर महीने आपका 2,400 कंट्रीब्यूट होगा फंड में, इस प्रोविडेंट फंड में जाएगा। और इसी प्रोविडेंट फंड से कल को रिटायरमेंट हो गए तो उसके थ्रू आपको जो पैसा मिलता है उससे आप आगे की लाइफ अपनी सरवाइव कर सकते हो। तो पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे पीएफ की। तो पीएफ दो तरह का होता है, पहला पीपीएफ, दूसरा ईपीएफ। पीपीएफ मेंटेन करने के लिए कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। पीपीएफ तो आप खुद मेंटेन कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। किसी भी नेशनलाइज बैंक में जा करके या पोस्ट ऑफिस में जा करके आप पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। ये कितने साल का होता है, 15 साल का होता है। कितने साल का, 15 साल। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक आप इसमें जमा कर सकते हो एक साल में, है ना। और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए 15 साल तक। उसके बाद भी अगर आप उसको और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप 55 साल में इसको और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये सबके लिए। एक बिजनेसमैन है, वो तो कहीं नौकरी नहीं ना कर रहा है, उसकी सैलरी से तो कुछ कटना है नहीं। तो
वो भी अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। तो एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट खोल ले और उसमें हर महीना कुछ ना कुछ जमा कर सकता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम कितना जमा कर सकता है साल में? 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, हम लोग का जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो तो ईपीएफ है सर, क्योंकि हम लोग तो सैलरी पढ़ रहे हैं। तो सैलरी में पीपीएफ का मतलब नहीं है, सैलरी में किससे मतलब होता है? ईपीएफ से। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब है इसके लिए आपको कहीं नौकरी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका भी ईपीएफ मेंटेन हो तो आप कहीं नौकरी करें। तो सवाल उठता है क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में ये ईपीएफ लागू होता है? नहीं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितने से अधिक? 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे ये ईपीएफ एक्ट लागू हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये एक्ट लागू हो जाता है। कितने से अधिक? 20 से अधिक। तो आप जब किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ध्यान दे कि वहां पे 20 से या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर ऐसी जगह है तो बिल्कुल वहां पे ईपीएफ एक्ट लागू होता है। उस केस में होगा क्या? उस केस में होगा क्या, आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका होगा, आपकी सैलरी से कटेगा, एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे सपोज हमने लिया, जैसा कि बोला मैंने 12%, आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, तो 12% यानी 1,200 रुपए आपकी सैलरी से कटेगा, और फिर 12% एम्प्लॉयर भी देगा। तो आपके फंड में कितना जा रहा है? 2,400 रुपीज हर महीना जमा होगा। सपोज आपने उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में करीबन 20 साल काम कर लिया, 20 साल कंट्रीब्यूट हुआ ना, तो कल को जब, और उस पर ब्याज भी बनता है सर, उस पर हर साल क्या ब्याज भी बनता है। इस ब्याज का रेट हर साल फाइनेंस बजट में आता है, तो इसका रेट अप एंड डाउन होता रहता है। बाकी गवर्नमेंट इसका रेट अनाउंस करती है। जो पीएफ डिपार्टमेंट है, एग्जैक्टली ये जो 12% ये जो दोनों पैसा जमा होता है, वो जाता कहाँ है? वो प्रोविडेंट फंड में जाता है। प्रोविडेंट फंड किसके नीचे आती है? ध्यान रहे, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। पीएफ फंड जो है ना, प्रोविडेंट फंड एक डिपार्टमेंट है जो किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस फंड को मैनेज करती है, वो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है, फिर उससे रिटर्न्स आता है, उसको री इन्वेस्ट करती है और उससे कमाती है, और उसी के थ्रू आपको भी ब्याज देती है। आपको एक सर्टेन % ब्याज देगी जो पहले से सेट होता है 8% या समथिंग। अगर हमें देखना है कि इस समय प्रेजेंट में पीएफ के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग सिंपल सा गूगल पे जा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल सा गूगल पे पहुंच जाइए। नेट नहीं कनेक्टेड है क्या? चलिए, अभी जब नेट कनेक्ट होगा तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल नेट नहीं है, तो ध्यान, नेट पे आप सिंपली देख, आप लोगों में से कोई भी देख के बताए, आप लोगों में से कोई भी देख लो। तो आपको क्या लिखना है गूगल पे? प्रेजेंट रेट ऑफ पीएफ, प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ पीएफ, तो आपको वहां बता देगा। 8.25। तो इस समय 8.25% इंटरेस्ट रेट है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना बैंक में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8.25 आपने बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे जाता है, कंट्रीब्यूशन का पॉइंट हमको समझना है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे जाता है? कुछ इस तरीके से जाता है। यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी 3 तरह के होता है, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। 3 तरह के प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉयर में कंट्रीब्यूट वन और मोर ऑफ द अबव 3 टाइप्स। तो एम्प्लॉयर हो सकता है, अब इसमें से जो भी कैटेगरी में वो आता होगा उसी हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेगा। हाउएवर एम्प्लॉय कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप एम्प्लॉय हो, आप सैलरी पाते हो, आपकी सैलरी से तो पीएफ कटता ही कटता है। आप चाहे तो अलग से पीपीएफ अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। पीपीएफ समझ गए ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आप किसी भी बैंक में वो खाता खोल के उसमें भी आप जमा कर सकते हो, आपका ईपीएफ भी कट रहा है, प्लस आप अपना पीपीएफ भी मेंटेन कर सकते हो। अब जो देखिए यहाँ पे, यही मेन आपको चार्ट समझना है। पीएफ में यही चार्ट है, बस इसी चार्ट को आपको समझना है। सर जी 3 तरह के पीएफ होते हैं, ऊपर देख रहे हो आप लोग, स्टैट्यूटरी पीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा क्या है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तीसरा क्या है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब आपका कौन सा प्रोविडेंट फंड मेंटेन हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पे बात किया गया सबसे पहले
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपका जो पीएफ कटता है उसको बोला क्या जाता है, स्टैट्यूटरी पीएफ। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आपका पीएफ कटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी पीएफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी में जहां भी पीएफ एक्ट लागू होता है, एक होता है पीएफ कमिश्नर। क्या होता है, पीएफ कमिश्नर। तो पीएफ कमिश्नर क्या करता है, पीएफ कमिश्नर अप्रूव करेगा कि आपके यहाँ पे पीएफ एक्ट लागू होने लायक है, एनवायरमेंट है उस लायक कि आपके यहाँ पीएफ एक्ट लागू हो जाए। तो वो क्या करता है, आपका साइन करता है, अपना साइन देता है। तो अगर उसने साइन कर दिया हो गया रिकॉग्नाइज्ड, और अगर उसने साइन नहीं किया तो हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड। सपोज आपके यहाँ कंपनी में संख्या एम्प्लॉयज की कम है 20 से, लेकिन फिर भी आप अपने एम्प्लॉयज का पीएफ मेंटेन करना चाहते हो, कर सकते हो। बस होगा क्या, पीएफ ऑफिसर जो पीएफ कमिश्नर है वो उसको अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। यानी पीएफ कमिश्नर अगर साइन कर देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड। अदरवाइज क्या बोलते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड। ऐसे समझ लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा आपके पीएफ में। फिर आपकी सैलरी से डिडक्शन होगा, डिडक्शन एम्प्लॉयज आपकी सैलरी से क्या होगा, पीएफ काटा जाएगा। फिर आपको पता है हर साल उस पर क्या बनेगा, ब्याज। उस पीएफ के ऊपर हर साल क्या बनता है, ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है। और फिर कल को जब रिटायर होगे तो उस केस में क्या लोगे, लमसम पेमेंट लोगे। तो जो लमसम पेमेंट जो आ रहा है, लमसम पेमेंट का मतलब होता है एक मुश्त। जब आप रिटायर होगे, क्या होगे, रिटायर, तो आप लमसम अमाउंट निकालोगे। तो जो लमसम अमाउंट निकालोगे उस टाइम पे टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, तो उसी चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो चलिए पहले देखते हैं, अगर एम्प्लॉयर आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है, यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कहाँ पे वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपकी सैलरी में ऐड होगी कि नहीं होगी। यहां लिखा है क्या, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्ट है सर। अगर एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा पूरा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। नाउ सेकेंड नंबर, अवेलेबल, आपकी सैलरी से जो कट रहा है पीएफ, 12% आपकी सैलरी से भी तो कटेगा। तो आपकी सैलरी से जो भी डिडक्शन हो रहा है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा किसमें, 80C में। याद है पढ़ा था, जब स्लैब रेट पढ़ा था तो होता है ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, पांचों हेड की इनकम ऐड करते हैं उसको ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन होता है 80C से 80U। तो वही 80C में आपका सपोज करो आपकी सैलरी से हर महीना 2,000 रुपये कटा है पीएफ का पैसा। तो 2,000 मल्टीप्लाई करो 12, 24,000 रुपये कटा ना। तो आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से 24,000 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, उस पर आपको टैक्स नहीं देना, जो कि आपकी सैलरी से कटा है। अब इंटरेस्ट क्रेडिट, जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड, जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है किस पे, आपके प्रोविडेंट फंड पे हर साल ब्याज बनता है। तो जो ब्याज बनता है वो भी आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होने वाला। जितना भी ब्याज बनेगा, वो ब्याज तो आपकी इनकम है ना, लेकिन वो इनकम आपके ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है। कल को लमसम अमाउंट है, कल को रिटायर हुए 20 साल बाद, 25 साल बाद कंपनी से रिटायर हो रहे हो और लमसम पेमेंट मिल रहा है, 25-30 लाख रुपए मिल रहा है, 10-20 लाख रुपए मिल रहा है, तो सर जी वो भी क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं देना उस पर। क्लियर। तो ये किसकी बात हो रही थी, ये किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। ठीक, अब हम लोग बात करें, स्टैट्यूटरी नहीं है सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। सपोज हम टाटा कंपनी में काम करें, रिलायंस कंपनी में काम करें, इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वहां भी मेरा पीएफ कट रहा है। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे जो पीएफ कटेगा वो या तो रिकॉग्नाइज्ड होगा या तो अनरिकॉग्नाइज्ड होगा। तो टाटा रिलायंस यहाँ पे एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां कौन सा लागू होता होगा, पीएफ, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ। क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयर्स एग्जेम्प्ट अप टू 12%।
तुम्हारी सैलरी में तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12% तक, तो तुम्हारी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तब तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर अबव 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एम्प्लॉयर कहता हम 12 नहीं, हम क्या करें, हम 14% तुम्हारे पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब तुम्हारी सैलरी है 10,000, 10,000 का 14% कितना हुआ, 1,400 रुपए। 1200 करता तो सैलरी में नहीं, और 1,400 कर दिया, कितना एक्स्ट्रा किया, 200 रुपए। तो 200 रुपए तुम्हारी सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। 12% तक नहीं ऐड होगा। अब आपकी सैलरी से जो कटेगा आपको भी 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। किसका डिडक्शन मिल जाएगा, 80C का। अब क्या है, ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज अगर कितने से ज्यादा होता है, 9.5% से ज्यादा अगर ब्याज बनता है पीएफ के ऊपर, तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी देखा आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 8.25, तो क्या 9.5% से ज्यादा बन पाएगा, नहीं। तो इस समय तो रेट काफी नीचे। एक समय था जब 11% ब्याज मिलता था, किस पे, पीएफ पे, तो 9.5% ज्यादा हो जाता था ब्याज, तो वो टैक्सेबल हो जाता था आपके हाथ में। लेकिन अभी तो नहीं हो सकता, बिकॉज इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप बता रहे हो कितना है, 8.25, तो उसके नीचे ही है, सैलरी में कुछ नहीं ऐड होना है। कल को लमसम अमाउंट जब उठाओगे, सपोज 20 साल बाद तुम रिटायर हो रहे कंपनी से, अब तुम्हें सपोज करो 22 लाख रुपए मिल रहा है पीएफ का पैसा 20-22 लाख रुपए जो भी पा रहे हो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गया फ्रॉम टैक्स। बट एक शर्त है बस, कि आपको उस कंपनी में कम से कम कितने साल कंटिन्यूअस काम करना होगा। आपकी कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए कितने साल की, 5 साल या उससे ज्यादा। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस वर्क किए हो कितने साल। अगर तुमने 4 ही साल काम किया और फिर कंपनी से निकल रहे हो और फिर लमसम पेमेंट जो भी है आपका पीएफ का पैसा आप निकाल रहे हो, अब 1-2 लाख रुपए, तो वो क्या होगा फिर, वो टैक्सेबल हो जाएगा सर। वो किस में आ जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। किस हेड में, सैलरी हेड में। किस हेड में, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अब बात करेंगे किसकी, अनरिकॉग्नाइज पीएफ की। अनरिकॉग्नाइज पीएफ क्या होता है, मैंने बताया, आपकी कंपनी में संख्या कम है, यानी वो एनवायरमेंट नहीं है पीएफ एक्ट लागू करने का, लेकिन फिर भी आपकी कंपनी पीएफ एक्ट लागू करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनरिकॉग्नाइज पीएफ। तो उसमें क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, एकदम इन्हीं की तरह है, स्टैट्यूटरी की तरह। अनरिकॉग्नाइज में एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर दे, फुल्ली एग्जेम्प्ट। हाँ, तुम्हारी सैलरी जो कटेगा उसका तुम्हें रिडक्शन नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी सपोज 5 लाख और पीएफ तुम्हारा कट गया करीबन 20,000 या सपोज 12,000 रुपए, तो 5 में से 12 माइनस नहीं करेंगे, तुमको रिडक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा कौन सा पीएफ है, अनरिकॉग्नाइज, तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये नुकसान है आपका, ठीक। यानी 5 लाख के ऊपर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। भला कि 5 लाख में से 12,000 रुपये हमने पीएफ दिया है, लेकिन कौन से पीएफ में गया है, अनरिकॉग्नाइज में। अब इंटरेस्ट सर फुल्ली एग्जाम्ड है, जो भी ब्याज बनेगा पूरी तरह से एग्जाम्ड है, ठीक। लेकिन जब लमसम उठाओगे, जब लमसम अमाउंट उठाओगे, तब तुम्हें पकड़ा जाएगा तुम्हारे टैक्सेबिलिटी के लिए। वो कैसे, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट बना देता हूँ इनका। जब लमसम अमाउंट उठाओगे, तो ये जिसको लमसम अमाउंट उठा रहे हो, तो इसमें आधा पैसा तो पता है, आधा तो तुमने कंट्रीब्यूट किया, आधा किसने, आधा एम्प्लॉयर ने। यहां देखो, ये हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और ये किसका हो गया, एम्प्लॉयर। आधा तुम देते हो, आधा एम्प्लॉयर देता है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। आपको पता है आपके कंट्रीब्यूशन पे भी क्या बना होगा, ब्याज, और इनके कंट्रीब्यूशन पे भी क्या बना होगा, ब्याज, ठीक। तो ये जो आधा हिस्सा है एम्प्लॉयर का और उसके ऊपर जो ब्याज बना है, ये सीधा सीधा तुम्हारी सैलरी हेड की इनकम मानी जाएगी। किस हेड की इनकम, सैलरी हेड की इनकम। फिर जो तुम्हारी सैलरी से कटा उसका तो तुम्हें डिडक्शन दिया ही नहीं था, तो उस पर तो टैक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब दोबारा टैक्स नहीं लेंगे। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, क्यों एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इस पे टैक्स हम ले चुके, गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है। हाँ, लेकिन तुम्हारी कंट्रीब्यूशन जो ब्याज बना है उस पे, उसको गवर्नमेंट क्या मानेगी, उसको मानेगी अदर सोर्स की इनकम, सैलरी हेड की इनकम नहीं। कौन सी इनकम, अदर सोर्स की इनकम। तो मान लो कोई अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 10 लाख रुपए पा रहा है, कितना पा रहा है, 10 लाख अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से वो पा रहा है लमसम।
तो कितना सैलरी में ऐड होगा? अगर कोई एम्प्लॉय अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कितना पा रहा है, लमसम 10 लाख, तो कितना सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल होगा? उसका आधा कर लो दोस्तों, 5 लाख सैलरी हेड में आएगा। क्यों 5 लाख सैलरी हेड में आएगा? अरे भाई 10 लाख है तो उसमें आधा तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, आधा तो एम्प्लॉयर का। तो 5 लाख में क्या है भाई, 10 लाख को आधा करो, हाफ सीधे सैलरी हेड में चली गई। आधी तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन और तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का ब्याज होगा। अब उसमें ब्याज बाइफर्फिकेट करके उसको किस में डालना होगा? अदर सोर्स में। किसमें? अदर सोर्स। लेकिन अभी हमें अदर सोर्स में, हम लोग का पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है? सैलरी। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी लमसम आएगा सीधे उसका हाफ करके सीधे उसमें सैलरी में ऐड कर देना। किसमें ऐड कर देना? सैलरी में। किसमें? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। और अगर बाकी स्टैट्यूटरी में तो कुछ भी नहीं ऐड होने वाला, सीधा सीधा कुछ भी सैलरी में नहीं ऐड होने वाला। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितने से ज्यादा जाता है तब ऐड होगा, इंटरेस्ट कितने से ज्यादा होगा तब ऐड होगा। लमसम में यहाँ नहीं ऐड होने वाला, यहाँ नहीं ऐड होने वाला, ये तो डिडक्शन मिलेगा ही। यहाँ पे तो इनको टैक्स देना पड़ जाता है। यहाँ फुल्ली एग्जेम्प्ट, यहाँ फुल्ली एग्जेम्प्ट। मेन यहाँ पे समझना ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे समझा दिया कि जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, आधा एम्प्लॉय ने दिया, आधा एम्प्लॉयर ने दिया है। आधे पे ब्याज बना आपके पे भी, इनके पे भी कंट्रीब्यूशन पे ब्याज बना, है ना। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका ब्याज सीधे किस हेड में जाएगा? सैलरी हेड में। आपका एग्जेम्प्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिडक्शन आपको नहीं दिया था, टैक्स आपसे लिया हुआ है। तो बस ब्याज बचा, ब्याज को अदर सोर्स की इनकम मांगी जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिख करके समझाया गया है। लिखा है ना? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किस में आएगी? सैलरी हेड में। उस पे जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज होगा वो भी किस हेड में? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया। वही चीज समझाएगा। तो ये था क्या आपका सैलरी हेड, सॉरी पीएफ, प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ समझाया, वही फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, तो परक्यूजिट की तरह हुआ। किसकी तरह हुआ? तो यहाँ बताया कि फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट। अगर किसी कंपनी में तुम काम करते हो, वहां तुमको टी, कॉफी, स्नैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, आपकी सैलरी में नहीं ऐड होगी। क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि वो जो चाय कॉफी दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है? अपने लिए दे रहा है, आपके लिए नहीं। वो क्यों चाय कॉफी दे रहा है? इसीलिए दे रहा है कि भैया जिंदा रहो, काम करो, सो मत जाओ, फ्रेश रहो। चाय में रिफ्रेश, जैसे ना कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश मारते हो तुम राइट क्लिक करके, यहाँ पे एम्प्लॉयर तुमको चाय पिला पिला के रिफ्रेश मारता है कि रिफ्रेश रहो, काम करो। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कवर्ड हियर, ओनली नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज नहीं है ये, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है। अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब होता है वाइन वाइन होता है, तो वो सब नहीं यहाँ पे शामिल होगा। पहले लॉ में लिखा था टी और स्नैक्स, फिर बीच में हुआ कई कंपनियों में कॉफी मिलना शुरू हो गया, तो कॉफी तो ऐड होगा ना परक्यूजिट में, तो उन्होंने ना 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 सिमिलर है ना, टी और कॉफी क्या है? सिमिलर है, सो उसको भी एग्जाम करेंगे। फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, कहाँ पे दे रहे हो? रिमोट एरिया समझते हो ना, एम्प्लॉय को दूरस्थ इलाके में ले जाके काम करवा रहे हो, उस जगह पे कोई खाने पीने की व्यवस्था तो है नहीं, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है खाने पीने की व्यवस्था करने की। तो एम्प्लॉयर ही तुम्हें खाना खिला रहा है, तो जितनी का भी खिलाएगा सब पूरा एग्जाम्प्ट, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन इन अदर केस है, रिमोट एरिया नहीं है, तो 50 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, 50 रुपए से ज्यादा की थाली होगी तो सैलरी में ऐड हो। सपोज 80 रुपए थाली निकली तो 30 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। if provided through paid meal voucher which are non transferable then also exempt, है ना। कई कंपनियों में, दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज में, जब आप काम करोगे पता कभी कभी ना लेट काम करना पड़ जाता है, तो लेट हो गया आज लेट हो गया, 8 बज गया, 7 बज गया, तो उस केस में क्या होता है, उनको आपको वहां से क्या मिल जाता है? वाउचर्स मिल जाते हैं, फूड वाउचर्स, फूड कूपन्स। तो जाओ फूड कूपन्स लेकर के उसको तुम मतलब खा लो, दैट्स इट। तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है तब एग्जाम्प्ट है। अगर वो ट्रांसफरेबल है या इन कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तब तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल।
However, all other cases are taxable like alcoholic beverage अगर आपको मिल रहा है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा. फूड ग्रेटर देन 50,000 पर मील 60 रुपए तो 10 रुपए टैक्सेबल. फूड प्रोवाइडेड आफ्टर द ऑफिस आवर इज ऑल्सो टैक्सेबल. ऑफिस आवर के बाद अगर कोई फूड प्रोवाइड करते हो. मील वाउचर विच आर ट्रांसफरेबल, अगर कोई मील वाउचर ट्रांसफरेबल है तो भी टैक्सेबल है. इन ऑल ऑफ अबव केस कॉस्ट ऑफ फूड लेस एनी अमाउंट रिकवर विल बी टैक्सेबल. चलिए तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा दिया हुआ है 3-4 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग, आई थिंक समझ में आ रहा होगा. मिस्टर अजय प्रोवाइड्स बेसिक सैलरी of rupees 50,000 per month. He is also get free food at office. Cost of food per meal is 80. He works 300 days. Calculate income from salary. तो 300 दिन काम किया ना, 300 दिन का खाना मिला होगा. कितना टैक्सेबल है, 80 रुपए कि 30 रुपए कि 50 रुपए, 30 रुपीज. तो इसको मल्टीप्लाई करो 30 से, कितना आएगा 9,000. तो सैलरी में कितना ऐड होगा 9,000. फिर कह रहा है सपोज द कंपनी चार्जेस 20 रुपीज पर डे. सपोज अजय से 20 रुपए उसकी सैलरी से काट लिया जाता है पर डे के हिसाब से. तो 30 रुपए अभी आप परक्यूजिट बोल रहे थे, उसमें से 20 रुपए तो कट ही गया. तो बचा कितना, नहीं समझे. अभी 80 रुपए का खाना था, 20 रुपए तो काट ही लिया जा रहा है. तो खाने की वैल्यू कितनी बची 60 रुपए. तो कितना दिख रहा 10 ही रुपए ना. तो 10 रुपए मल्टीप्लाई बाई 300 दिन, 3,000 रुपए सैलरी में ऐड होगा. सपोज फ्री कॉफी इज प्रोवाइडेड एवरी डे, कॉस्ट 10 रुपीज पर कॉफी, और 300 दिन आप काम किए हो, कितना ऐड होगा. एग्जेम्प्ट हो गया सर, कॉफी ऐड नहीं होता सैलरी में, एग्जेम्प्ट है. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. एज्यूमिंग एम्प्लॉइज posted in remote area and get food per day 80 रुपीज पर प्लेट, तब भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा. क्यों, तो बस इसी का सॉल्यूशन पीछे किया हुआ है, आप देख लेना, सॉल्यूशन सब है. ये वाला पॉइंट है कि टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर इज एग्जेम्प्ट, इवन सिमिलर रिफ्रेशमेंट लाइक कॉफी इज एग्जेम्प्ट एज पर सीबीडीटी सर्कुलर. पहले लिखा नहीं था ना लॉ में तो हर चीज लिखना पड़ता है. अगर नहीं लिखोगे तो उसका तो गलत फायदा लोग उठाएंगे. तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी करके कॉफी को भी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट. अब ये सब हो गए हमारे कंप्लीट, ये हमारा कंप्यूटेशन हो गया कंप्लीट. अब अगर कंप्यूटेशन अगर आप चेक कर रहे हो तो कंप्यूटेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, है ना. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितने से ज्यादा होगा, 12% ज्यादा, तब सैलरी में ऐड होगा. यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, आरपीएफ की. यहाँ आरपीएफ मतलब रिजर्व पुलिस फोर्स नहीं है, यहाँ आरपीएफ मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेटेड कितने से अधिक, 9.5. अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी. ग्रॉस सैलरी में आपने डिडक्शन पहले ही पढ़ लिया है, 16 की क्लॉज आई ए, इसमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है. और अगर 113 बी ए सी के तहत अगर दोगे तो रिडक्शन कितना है, 50 नहीं है, 75,000 है. एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 16 की क्लॉज 2 में ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम कितना रिडक्शन मिलेगा. और पी टैक्स अगर या एम्प्लॉयमेंट टैक्स कटा है तो उसका रिडक्शन 16 क्लॉज 3 में मिलेगा. अब जो आएगा वही टैक्सेबल सैलरी आएगा जिसपे आप स्लैब रेट लगाने वाले हो. तो ये आपका हो गया कंप्लीट. अब कुछ सेल्फ लर्निंग वाले पॉइंट है जो आपको खुद से पढ़ना है, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं. दिस वन, ये क्या है सर, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. ओके, इसको आपको खुद से पढ़ना होगा. ये थोड़ा, ये है क्या बेसिकली, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ये सेक्शन 10 की सबसेक्शन 10 भी है. इसमें होता क्या है कि जब कभी कोई कंपनी आपको समय से पहले निकाल बाहर करती है ना. मान लो कंपनी बंद हो रही है या कंपनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, और कंपनी अब क्या कर रही है, क्लोज डाउन होने जा रही है. तो कंपनी क्या कर रही है, तुम्हें समय से पहले कंपनी विदा करेगी,
तो जब तुम्हें समय से पहले विदा करेगी तो वो क्या करेगी, कुछ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देती है। लेट से मतलब कि 5 महीना 10 महीने की सैलरी तुमको दे दिया इकट्ठा, है ना। वो इसलिए देती है कि भैया अब इसके बाद अब हम नहीं दे पाएंगे कंटिन्यू, और ऐसा करो कुछ इतना समय है तुम्हारे पास कि कोई नई जॉब ढूंढ लो, तब तक के लिए ये पैसे रख लो। तो जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है आपको, वो क्या पूरा टैक्सेबल होगा, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही सब समझाया है कि इट इज द कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ लीविंग सर्विस। तो कंपनसेशन रिसीव हो रहा है क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत या एनी अदर एक्ट के तहत, या कोर्ट ने ऑर्डर दे, जैसे कई कंपनियां बंद हुई है, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, जेट एयरवेज बंद हो गया, बहुत सारी कंपनियां इस तरह की बंद हुई है, कोविड में बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, तो कंपनियों को समय से पहले एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, ठीक है सर, चाहे जो भी लॉ रहा हो। तो कहा कि इसमें ना एग्जामिशन मिलता है आपको, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सपोज कंपनी दे रही है 2 लाख रुपए, कि 2 लाख रुपए लो अब कंपनी छोड़ो, है ना, तो उसको रिट्रेंचमेंट कहते हैं। तो उस केस में एग्जामिशन कैसे, उस 2 लाख में एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहते हैं हाँ मिलेगा, इन तीनों में से जो कम होगा। तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, कितना 2 लाख मिल रहा है, ठीक है, फिर 15/26 के हिसाब से एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स कर लो, और कितने साल तुमने उस कंपनी में क्या किया है, काम किया है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, समझ गए ना। और फिर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया अमाउंट कितना, 5 लाख, जो इन तीनों में से कम फिगर आएगा वही एग्जाम्प्ट होगा, सही है। अच्छा, गवर्नमेंट जब भी कभी फॉर्मूले के अंदर कोई अमाउंट फिगर डिफाइन कर देती है, इसका मतलब समझ जाओ उससे ज्यादा का एग्जाम्पशन मिल ही नहीं सकता। तो इस फॉर्मूले में कितना फिगर है, यानी 5 लाख से ज्यादा का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जाम्पशन नहीं क्लेम कर सकते आप। सो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन भी है आप लोग के स्टडी करने के लिए। अगला क्या है, लीव सैलरी। व्हाट इज लीव सैलरी, लीव सैलरी क्या होती है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुमने काम किया, देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको एक सर्टेन छुट्टियां भी देता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेड लीव्स, क्या बोलते हैं, पेड लीव्स, आपको कुछ पेड लीव्स देती है कंपनियां, कि चलो ठीक है साल है, साल में तुमको ना 15 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, ये पेड लीव्स है। तो साल में ये 15 दिन की छुट्टी जो तुमको मिल रही है, या 12 दिन की छुट्टी तुम्हें मिल रही है, ये अगर तुमने ले लिया तब तो कोई टेंशन, मतलब ये तुम ले सकते हो कभी भी, जब भी तुम्हारी इच्छा है अपना ये लीव ले लो। और अगर इन लीव्स को नहीं लेते हो तो इसका कंपनी पेमेंट तुम्हें कर देगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेड लीव्स, क्या बोला जाता है। सपोज 15 दिन छुट्टी मिली थी पूरे महीने, पूरे साल भर में, तुमने इस साल में कितना 5 ही छुट्टी लिया, कितना हुआ 10 दिन छुट्टी तुम्हारी बच गई, तो 10 दिन का तुम्हें पेमेंट मिल जाता है। अगर ये पेमेंट तुम्हें ईयर एंड पे मिल जाता है तो सर फुल्ली टैक्सेबल है सर, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला। अगर ईयर एंड पे ही कंपनी तुम्हें पेमेंट कर दे रही है तो फुल्ली टैक्सेबल है सर, उसमें सैलरी में फिर उसमें मैं एग्जाम्पशन का मत एक्सपेक्टेशन करना कि गवर्नमेंट कुछ एग्जाम्प्ट करेगी। लेकिन हाँ, ये छुट्टियां तुम्हें काउंट होती रहती है, और कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन विच एवर इज अर्लियर। सपोज तुमने 20 साल कंपनी में काम किया, 25 साल काम किया, और 25 सालों का सारी छुट्टियां जोड़ जाड़ के करीबन 700 छुट्टी बन रही थी, तुमने करीबन 300 छुट्टी लिया, 400 छुट्टी बच गई ना, तो उस 400 छुट्टी का तुम्हें पेमेंट दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। तो 400 दिन मतलब 1 साल की करीबन सैलरी, आसपास 1 साल से ऊपर ही हुआ, है ना। तो जो मिलेगा तो क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में, कि कुछ उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बताया गया व्हाट इज लीव। तो देखो लीव कितना तुम्हें मिला प्लस कितना तुमने लीव ले लिया, बचे कितनी छुट्टियां, अब उसके सैलरी पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, लीव इनकैशमेंट उतना होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बता दिया कि भाई हम एग्जाम्पशन कैसे देंगे, हम एग्जाम्पशन देंगे, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पशन ऐसे मिलेगा जो इन तीनों इन चारों में से कम हो। 4 पॉइंट है इस बार, 1 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं है, कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। कितना तुम्हें मिल रहा है रियल में, रियल में 400 दिन का सपोज करो तुमको मिल रहा है पेमेंट करीबन 4.5 लाख रुपए, और यहाँ देखो नोटिफाइड अमाउंट पहले से तय कर दिया है, कितना 3 लाख, और 10 मंथ की सैलरी का एवरेज निकाल लेना, 10 मंथ एवरेज सैलरी, और कैश इक्वल टू, है ना, 30 days लीव इंटाइटलमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लेस लीव टेकन, कितना तुमने लीव ले लिया, ये फॉर्मूला लगा के जो अमाउंट आएगा उसी का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। लेट से यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि कितने से ज्यादा लीव इनकैशमेंट का एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता, 3 लाख से ज्यादा लीव इनकैशमेंट का एग्जाम्पशन
मिल ही नहीं सकता आपको। ठीक, तो ये होता है। यहाँ पे सैलरी का मतलब, यहाँ पे जब बोला है ना कि 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, यहाँ पे एवरेज सैलरी, यहाँ पे सैलरी कैसे निकालोगे? वो सैलरी का मतलब वही है, बेसिक प्लस डीए प्लस, यानी सैलरी का मतलब वही हो जाता है जो आपने एचआरए में पढ़ा था। एचआरए में सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स रेट कमीशन। पीएफ में भी पढ़े हो ना, पीएफ में, अभी पीएफ में कह रहे हो 12% कटेगा सैलरी का, तो 12% जो कटता है किसका कटता है? वहां पे भी पीएफ का में भी सैलरी का मतलब वही होता है जो एचआरए में था, बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स रेट कमीशन। हालांकि फिक्स रेट कमीशन कहीं देखने को नहीं मिलने वाला, तो बेसिक प्लस डीए ही समझो। तो एचआरए में सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, पीएफ में सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, इवन तो लीव सैलरी, जितने भी रिटायरमेंट वाले सारे हैं उन सब में भी क्या होता है? सेम, बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पे समरी में समझाया है, अगर ड्यूरिंग सर्विस मिलता है, ड्यूरिंग सर्विस समझ रहे हो ना, हर साल के अंत में ही तुमको मिल जा रहा है, तो पूरा टैक्सेबल है सर, एग्जेम्पशन का एक्सपेक्टेशन नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट है सर, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो सर जी इन चारों में से जो कम आएगा वो क्या होगा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज इस फॉर्मूले से तुमको मिला 4.5 लाख, और इस फॉर्मूले से तो करीबन 3 लाख का एग्जेम्पशन बन रहा है, तो 4.5 लाख में 3 लाख हटा दो, 1.5 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। इस पे एग्जांपल्स के साथ है। लिव इन कैशमेंट। अब ये क्या होता है सर? पेंशन कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है? हालांकि पेंशन तो लगभग खत्म ही है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जिन्होंने पेंशन ऑप्ट कर रखा था उनको आज भी पेंशन मिलेगा, या कल को रिटायर होंगे तो उनको पेंशन मिलेगा। तो उस केस में कम्यूटेड क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कि आपका जो पेंशन का अमाउंट है आपने उसको क्या कर देना है? एक मुश्त निकाल लेना है, एक मुश्त निकालना। जैसे सपोज करो क्या है, आपका पेंशन हर महीना मिलना है जो भी है, तो कई बार होता है एम्प्लॉय क्या कहता है, मेरे को अपने पेंशन फंड का 1/3 विड्रॉ कर लेना है। कितना? आखिर में पेंशन मिलता क्या है? तुम्हारा पेंशन फंड होगा, उसी पेंशन फंड से तुम्हें हर महीना पेंशन मिलता है। तो तुम अगर पेंशन फंड का सपोज करो 1/3 विड्रॉ कर लिए और तुमको मिला 5 लाख, तुमने कंपनी से कहा मेरे को ना 1/3 पेंशन विड्रॉ करना है, और 1/3 पेंशन विड्रॉ करते हुए तुमको 5 लाख मिल रहा है, इसका मतलब समझ जाओ तुम्हारा टोटल पेंशन फंड कितने का होगा? 15 लाख। कितना होगा? हाफ निकाल लिया, 7.5 लाख मिल गया। अब ऐसा करते कि कम्यूट, इसको कहते हैं कम्यूट करना, पेंशन को विड्रॉ करना। 100% पेंशन विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन 1/3 विड्रॉ कर सकते, 1/5 यानी सॉरी हाफ विड्रॉ कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं लमसम पेमेंट। क्या बोलते हैं? लमसम पेमेंट। जब अपना पेंशन उठा लेते हो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। और अगर नहीं उठा रहे हो, मंथली मंथली ले रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन, जो तुम क्या करते हो? मंथली लेते हो। और अगर कम्यूट कर लेते हो 1/3, तो तुम्हारा जो मंथली सपोज मिलने वाला था 15,000, वो भी अब कितना हो जाएगा? घट जाएगा ना सर, क्योंकि तुमने तो विड्रॉ कर लिया एक सर्टेन अमाउंट। तो इसीलिए दो तरह के पेंशन होते हैं, कम्यूटेड और एक अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन अगर है, मंथली मंथली मिल रहा है, मंथली या क्वार्टरली पेंशन जो भी मिल रहा है, तो वो तो स्लैब रेट में चला जाता है। इसको ऐसे मत दो, फुल्ली टैक्सेबल है, सैलरी में जाएगा ना सर स्लैब रेट पेंशन। और अगर कम्यूट कर लिए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस फोर्सेज एम्प्लॉय, फुल्ली क्या है? अगर उन्होंने जो भी विड्रॉ किया 1/3 पेंशन विड्रॉ कर लिया, उन्हें 5 लाख 6 लाख मिल गया, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन फॉर अदर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज रिसीव ग्रेजुटी ऑल्सो, तो उनका मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने का बनेगा? 1/3। और अगर उनको ग्रेजुटी नहीं मिलती तो कितना एग्जेम्पशन? 1। अगर हाफ निकालेंगे तो एग्जेम्प्ट है, वो सैलरी में नहीं ऐड होगा। सर ग्रेजुटी मतलब गवर्नमेंट कहना चाहती है ग्रेजुटी भी तो आपको मिलती है ना, किसी भी कंपनी में अगर कंटिन्यूस 5 ईयर काम कर लेते हो, कितने साल? किसी भी कंपनी में अगर कंटिन्यूस 5 ईयर काम कर लेते हो, तो हर साल कंप्लीट होने पे 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी बनती है। तो ग्रेजुटी का भी पैसा मिल रहा है, ऊपर से तुमको पेंशन भी चाहिए, कितना तुमको कैश चाहिए? गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है अगर ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3 ही पेंशन एग्जेम्प्ट देंगे। और अगर तुमने क्या किया है, ग्रेजुटी मिल रही है, ग्रेजुटी मिल रही है तो 1/3, ग्रेजुटी नहीं मिल रही तो हाफ तक पेंशन का एग्जेम्पशन हम दे देंगे। ये गवर्नमेंट का नियम है।
लास्ट ग्रेजुटी। ग्रेजुटी समझ ही रहो, अभी बताया मैंने, किसी कंपनी में कितने समय काम कर रहे हो, कंटिन्यूस 5 ईयर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रेजुटी मिलेगी। अगर 4 साल बाद ही कंपनी छोड़ दी है तो ग्रेजुटी नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको कंप्लीट करना होगा कितने समय की जॉब, 5 साल। अगर एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, एम्प्लॉय इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी में क्या होगा, एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट में मिल रहा है तो सर जी सैलरी में क्या होने वाला है, ये टैक्सेबल होने वाला है, ग्रेजुटी। लीगल हायर को डेथ पे मिल रहा है, इट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। उनके हाथ में किस इनकम में जाएगा, अदर सोर्स में, और आपके केस में किस हाथ में जाएगा, ग्रेजुटी। ठीक है ना। इन बोथ केसेस ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव लेस ग्रेजुटी अमाउंट एग्जेम्प्ट। ग्रेजुटी का एग्जेम्पशन कैसे मिलता है, उसका ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम ग्रेजुटी कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है, 10 लाख। फॉर्मूला दिया है, जो तीनों में से कम हो, लिस्ट ऑफ द 3, 10 लाख एक्चुअली कितना ग्रेजुटी मिलता है, और 15/26 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना जितने साल तुमने कंप्लीट किया हो। जैसे तुमने सपोज करो 30 साल काम किया है, तो 30 साल में 15 दिन की सैलरी होगी ना, तो यहाँ 15 दिन की सैलरी 15/26 के हिसाब से निकालते हैं। नहीं समझे, एक महीने की सैलरी सपोज करो 30,000 रुपए है, तो 30,000 को सीधे 1/2 मत कर देना, आधा नहीं, 15 दिन ऐसे नहीं निकालेंगे, 15/30 नहीं, 15/26। इसमें सैलरी ज्यादा आएगी कि 30,000 गुणे 15/30 में ज्यादा सैलरी आएगी, बताओ किसका रिजल्ट ज्यादा होने वाला है, ऊपर वाले का। वर्किंग डेज को सिर्फ काउंट कर रहे हो, या तो सीधे आधा हो जाएगा 15,000, तो यहाँ पे गवर्नमेंट तुम्हारे फेवर में है, किसके हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, कितने साल कंप्लीट करी हो सर्विस। यहाँ पे क्या, ग्रेजुटी एक्ट क्या होता है, कवर होता है, और अगर आपकी कंपनी में ग्रेजुटी एक्ट कवर नहीं होता है तो फॉर्मूला सेम चलेगा, बस फर्क क्या होगा, 15/30 कर देंगे, वहां 15/26 कर रहे थे। अगर ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है, अगर ग्रेजुटी एक्ट लागू नहीं होता फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वहां पे कैलकुलेशन में 15/30 कर देंगे, हाफ सीधे। ठीक, तो ये रिटायरमेंट वाला पॉइंट है। ये सारे जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, रिटायरमेंट। समरी दिया है, इस पे क्वेश्चंस हैं। अगला जो हेड है वो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ध्यान रहे, सैलरी में ये जो रिटायरमेंट वाले थे, रिटायरमेंट वाला सेल्फ स्टडी का पॉइंट है। रिटायरमेंट में कौन कौन सी चीजें पढ़ी आपने, आपने देखा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है ना, लीव सैलरी, लीव सैलरी होती है, और एक क्या होता है, पेंशन होता है जो हम कम्यूट कर लेते हैं, फिर एक होता है क्या, ग्रेजुटी जो आपको मिलती है। तो ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है। नाउ द सैलरी हेड इज कंप्लीटेड। अब अगला जो हेड है वो हाउस प्रॉपर्टी है, बट उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट होगा सैलरी का। तो जितना भी सैलरी में पढ़े हो उस सैलरी हेड से रिलेटेड एक टेस्ट होगा एमसीक्यू पे, है ना। तो एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा ताकि उसका टेस्ट दे सकें आप लोग।